नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? क्या कहा आपने? फुटबॉल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इट्स फुटबॉल। और पूरी दुनिया में फुटबॉल का क्रेज कितना ज्यादा है, ये शायद ही आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, चाहे प्रोफेशनली या फिर आपकी तरह और मेरे तरह एंटरटेनमेंट के लिए। फुटबॉल एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन है, और सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं, बल्कि आप इसे एज अ करियर भी चुन सकते हैं या फिर फुटबॉल बनाने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो पूरी दुनिया में फुटबॉल का मार्केट कैपिटल 1800 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जो कि आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे पता चलता है फुटबॉल एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। आज हम मौजूद हैं बेल्को स्पोर्ट्स में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि किस प्रकार से फुटबॉल को बनाया जाता है। तो चलिए अंदर मेरे साथ इंडस्ट्री में और जानेंगे फुटबॉल के बनने के प्रोसेस को। आइए। अब हम फाइनली यूनिट के अंदर आ चुके हैं, और हमारे साथ मौजूद है बेल्को स्पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुकेश कुमार, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से फुटबॉल को बनाया जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting me on the platform. सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि किस प्रकार से फुटबॉल को बनाया जाता है, मगर उससे पहले ये बताइए कि फुटबॉल में क्या रॉ मटेरियल यूज होता है और कहाँ से रॉ मटेरियल आता है। सर, हमारी जो कंपनी है बेल्को स्पोर्ट्स, इट वाज ओरिजिनली स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर इन द ईयर 1955. एट दैट टाइम द रॉ मटेरियल यूज्ड टू बी ओनली जेन्युइन लेदर. जैसे जैसे टाइम के साथ साथ मटेरियल में और इम्प्रूवमेंट होती गई, उसके बाद आर्टिफिशियल लेदर आना शुरू हुआ, जैसे पॉलीयूरेथेन, पीवीसी और रबर सिंथेटिक. सो दीज आर द बेसिक रॉ मटेरियल जो आजकल चलते हैं. सो यू कैन सी अभी जो ये हमारे पीछे रोल फॉर्म में है, दिस इज पीवीसी एंड पीयू पॉलीयूरेथेन. तो इसी फॉर्म में आता है, इसको हम कट करके शीट फॉर्म में लेके आते हैं. तो दिस इज द बेसिक रॉ मटेरियल. पहले प्रोसेस पे आ चुके हैं और सर से जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सर, प्लीज हमें गाइड करें। सबसे पहला प्रोसेस है, जो रोल फॉर्म में मैंने आपको रॉ मटेरियल दिखाया बाहर, उसको हम एक शीट फॉर्म में कट करते हैं. हमें ये पैनल के शेप के हिसाब से इसकी विड्थ डिसाइड की जाती है, और ये पहला प्रोसेस है. दूसरे प्रोसेस पे आ चुके हैं। सर, यहाँ पर क्या होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैमिनेशन प्रोसेस. इसमें क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको इस तरह के कपड़े के साथ इस मशीन के द्वारा इसमें लेटेक्स डाल के और इस कपड़े को इस मटेरियल के साथ पेस्ट किया जाता है. सर, तो इससे होता क्या है कपड़े और इस मटेरियल को पेस्ट करके? इससे मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और फुटबॉल में जो बाउंस इफेक्ट है, इसी लेटेक्स की वजह से बाउंस इफेक्ट आता है. तो इससे फुटबॉल के मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है. इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद तीसरा प्रोसेस है, जब ये इसको ड्राइंग करने के लिए भेजेंगे, जब ये सूख जाएगा, जैसे ये ड्राइंग रैक्स हैं, इनके ऊपर ड्राई करके तो इसको हम फिर कटिंग प्रोसेस में लेके जाएंगे. अब हम आ चुके हैं कटिंग सेक्शन में, और जानते हैं सर से कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से फुटबॉल बनाने की आगे की प्रोसेस जारी होती है। सर, प्लीज बताइए। जब फुटबॉल की जो शीट्स हैं, जब वो ड्राई हो जाती हैं, उसके बाद हम अलग अलग तरह के पैनल कटिंग सेक्शन में इसके पैनल कट करते हैं. आज की डेट में भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटबॉल्स हैं, वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है 32 पैनल्स फुटबॉल जिसे बोलते हैं, जिसमें 20 हेक्सागोनल शेप के पैनल होते हैं और 12 पेंटागन शेप में पैनल होते हैं. लेकिन इसके अलावा भी आजकल और बहुत अलग अलग तरीके के पैनल शेप आ चुके हैं, जिसमें 6 पैनल का फुटबॉल बनता है, 12 पैनल का फुटबॉल बनता है, 24 पैनल का फुटबॉल बन सकता है, 18 पैनल का फुटबॉल बनता है. बट आज भी मोस्ट कॉमन जो फुटबॉल है वो 32 पैनल से ही बनता है, जिसमें 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन पैनल्स होते हैं. और ये है कटिंग मशीन जिससे पैनल्स कट किए जाते हैं. सर, ये जो पैनल्स हैं, इसके पीछे कोई साइंस है या बस ये डिजाइन्स के लिए अलग अलग पैनल्स में फुटबॉल बनाए जाते हैं? सर, इसकी जो 32 पैनल है ना, इसका सबसे बेस्ट इफेक्ट आता है एरोडायनामिक इफेक्ट. जब प्लेयर कोई किक करता है तो ही कैन इजीली गेस कि इसका मूवमेंट कैसे होगा फुटबॉल का. बाकी शेप में ये अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया कि इफ़ दे आर बेटर इन परफॉर्मेंस, बट अभी भी 32 पैनल इज द बेस्ट. अब हम आ चुके हैं प्रिंटिंग सेक्शन में, और सर से जानते हैं यहाँ का क्या प्रोसेस है। सर, प्लीज बताइए। सर, प्रिंटिंग करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो पैनल जिसके ऊपर अपने प्रिंट करना है वो अच्छे से साफ़ किए हों, ताकि इस पर कोई भी किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल ना रहे. अदरवाइज़ प्रिंटिंग वहाँ से अपने आप उखड़ सकती है. तो सबसे पहला प्रोसेस है, हम इसको क्लीन करते हैं पैनल्स को, और क्लीनिंग के बाद ये जाता है स्क्रीन प्रिंटिंग टेबल्स के ऊपर. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये
पैनल जैसे पेप्सी ब्रांड के लिए बन रहा है, तो इस पे ऑलरेडी वाइट कलर प्रिंट हो चुका है। अब ये इस टेबल पे इसका दूसरा कलर जो रेड कलर है वो प्रिंट हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग के बाद किस तरह के होते हैं रिजल्ट, एंड रिजल्ट फॉर ये पेप्सी फुटबॉल के लिए जो बना रहे हैं। और इसके अलावा जैसे बड़े पैनल्स हैं, जैसे रग्बी बॉल प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए स्क्रीन फ्रेम का साइज़ इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जैसे वाइट मटेरियल के ऊपर ये हमने कलर प्रिंट किया है। सर यहाँ पे प्रिंटिंग हो चुका है, प्रिंटिंग के बाद क्या होता है? प्रिंटिंग के बाद इसके पैनल्स की सॉर्टिंग होगी। इसको पैनल्स को ड्राई करने के बाद पैनल सॉर्ट करके हम एक फुटबॉल में जिस तरह के जिस प्रिंट के जितने पैनल लगने हैं वो काउंट करके फिर हम इसको आगे स्टिचिंग प्रोसेस पे भेजते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे आ चुके हैं और सर से जानते हैं कि यहाँ क्या होता है। सर प्लीज़ बताइए। इसका अगला प्रोसेस है जो फुटबॉल के किसी एक पैनल पे जहाँ पे हवा भरने के लिए नीडल चाहिए, वहाँ पे उस पैनल के ऊपर होल किया जाता है, और वो जो जिस साइज़ का ब्लैडर, जिस फुटबॉल का साइज़ है उसी साइज़ का ब्लैडर जो है इस पैनल के साथ पेस्ट करके इसको पेस्टिंग की जाती है ब्लैडर के साथ एक पैनल को। इस प्रोसेस के बाद ये जाएगा स्टिचिंग में। सो अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रोसेस पे और सर से जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस प्रकार से किया जाता है यहाँ पे काम। इस सेक्शन में फुटबॉल की स्टिचिंग होती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये मशीन द्वारा स्टिच किया जा रहा है फुटबॉल। तो ये फुटबॉल ट्रेडिशनली हैंड स्टिचिंग होती है, आज भी होती है। तो ये एक पार्ट है स्टिचिंग का, एक स्टाइल है मशीन स्टिचिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग पैनल्स को एक फुटबॉल में जितने पैनल लगेंगे उसी हिसाब से स्टिच कर रहे हैं। स्टिच करने के बाद बॉल कुछ ऐसा दिखता है। इसके साथ जो नीचे ब्लैडर पेस्ट करवाया था पेस्टिंग के बाद ये ऐसा है। इसको फिर अनफोल्ड किया जाता है फॉर द फाइनल शेप। तो इस तरीके से इसको अनफोल्ड करके तो इसके फाइनल स्टिच हाथ से लगेंगे। सो फाइनली अब हम पैकेजिंग सेक्शन में आ चुके हैं और जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पैकेजिंग की जाती है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है। स्टिचिंग के बाद फुटबॉल ये जैसे एक मिनिएचर फुटबॉल है, तो ये स्टिचिंग के बाद इसको हवा भर के रखा जाएगा 24 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो अगर कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। और स्टिचिंग के बाद इसको हम लेके जाते हैं अपने सफाई के लिए। इसको बॉल को अच्छे से क्लीन किया जाता है और फिर इसको हवा निकाल के डिफ्लेट करके फाइनली पैक कर दिया जाता है। सर पैकेजिंग में किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे जो प्रोडक्ट है उसको कोई हार्म ना हो? ऐसा कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट कभी भी किसी ज़्यादा हीट वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैडर है वो कभी भी मतलब एयर लीकेज हो सकती है। जैसे किसी भी स्कूटर ट्यूब है या साइकिल ट्यूब है, उस पर भी ज़्यादा गर्मी के दिनों में उसकी हवा कम होनी शुरू हो जाती है। तो यही एक प्रिकॉशन है इसके ब्लैडर को बचाने के लिए। सर ट्रांसपोर्टेशन में किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स के पास बड़े आराम से पहुंच जाए? ट्रांसपोर्टेशन में इसको पहले हम पॉली बैग में पैक करके इसको 50 से लेके 100 फुटबॉल तक की मास्टर कार्टून में पैक करते हैं, और ये नो प्लाई का मास्टर कार्टून होता है जिससे इसकी सेफ्टी बरकरार रहती है, इसमें डैमेज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें सर, तो आमतौर पे कितने मैन पावर की आवश्यकता होती है? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। हमारे वाले केस में अभी हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर मिला के कोई 250 के आसपास है, और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी मिनिमम 5000 बॉल ऑफ डिफरेंट साइजेस शेप्स के हैं पर डे प्रोडक्शन। तो हम मैक्सिमाइज अप टू 15,000 तक बॉल पर डे बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स वी हैव इन हैंड्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सर, तो आमतौर पे एक महीने में कितने किलोवाट की आवश्यकता पड़ती है? हमारे पास इस फैक्ट्री यूनिट में, इस पर्टिकुलर यूनिट में 48 हॉर्स पावर का कनेक्शन था। और सर अगर लाइसेंसेस की बात करें तो किस प्रकार की लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है? हमें एक तो पोल्यूशन बोर्ड से ग्रीन जोन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और इसके अलावा कोई ऐसा इसमें कोई पोल्यूशन वाला काम नहीं है फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में। इस पर ज़्यादा काम लेबर ओरिएंटेड है, स्टिचिंग पार्ट है या सफाई है, पेस्टिंग है, ये सब मैनुअली होते हैं, तो इसमें पोल्यूशन का कोई ऐसा काम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो आज आपने इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से फुटबॉल को बनाया जाता है, और इसको बेहद आसान तरीके से समझाया मुकेश जी ने, और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।